तो स्वागत करते हैं आपका क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रिएशन इन प्लांट एंड एनिमल से। तो इस चीज को पढ़ने से पहले एक स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से, जो कि पूरा वीडियो में आपको मोटिवेट रखेगी। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ है यार, वीडियो यूट्यूब पर फेमस है। सुन मेरे भाई, जिंदगी में ऐसा दिन भी आता है, साथ होते तब पर अकेला ही तू रहता है। पैसों की कीमत तो तब समझ आता है जब दाम बढ़ाकर देखो इंसान बिक जाता है। क्यों तुम्हें लोग बुलाए तेरे नाम से, कर कुछ ऐसा कि बुलाए तेरे काम से। भाई जब माँ बाप कम पैसे देते हैं, खड़े हो जा अपने पैरों पर, ये इंडिकेट कर देते हैं। राजा है बनना तो सिर्फ हौसला तेरे साथ है, कोई और तुम्हें बनाए उसका इतना ना औकात है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रिएशन से। सबसे पहली बात, एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन क्या है और इससे जरूरत क्यों है। तो एक्सक्रिएशन हम जानते हैं कि जितना भी लिविंग थिंग है उसके अंदर सेल होता है, और सेल में बहुत सारा केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बायोकेमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी बनता है ना। और जब वेस्ट मटेरियल बनता है तो उसको रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल यदि सेल के अंदर जमा होते रहेगा यदि किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी में वेस्ट मटेरियल जमा होते रहेगा तो उसके हेल्थ के लिए वो हानिकारक है। तो सिंपल सी बात, एक्सक्रिएशन मतलब बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, उसके बाद आगे चलेंगे एनिमल में, उसके बाद फिर ह्यूमन में। तो भाई साहब, प्लांट में जो एक्सक्रिएशन होता है उसको 3-4 एस्पेक्ट में आपको खत्म कर देते हैं, समझा देते हैं। तो यहाँ पे जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ऑक्सीजन जो बनता है प्लांट के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन के लिए, और ज्यादा जो कार्बन ऑक्सीजन बनता है उसको उस ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करना जरूरी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लिप्स में होता है छोटा छोटा पोर्स जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उसकी मदद से जो ऑक्सीजन है, गैस है ना, चाहे फिर वाटर वेपर जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो वहां से निकल जाता है, इवापोरेट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो गैस है वो वहां से रिमूव हो जाता है। तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना वो तो रिमूव हो गया। अब यदि उसके अंदर पहली बात तो ये गैसियस था कि यदि गैसियस मटेरियल रहेगा या फिर वेपर रहेगा कैसे रिमूव होता है। अब ये जान लीजिए कि सॉलिड रहेगा या फिर लिक्विड रहेगा, वो प्लांट के बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव कैसे होता है। तो लिक्विड जो रहता है ना, जो कि वेस्ट के फॉर्म में, वो पहले लीव्स में या तो फिर फ्रूट में वो वेस्ट मटेरियल जाके जमा होता है। वेस्ट मटेरियल लीव्स में जमा होते रहता है। जब ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है तो वो लीव्स क्या हो जाता है, वहां पहले पीला, वो धीरे धीरे पीला होता है, फिर टूट करके गिर जाता है, जिसको हम लोग शेडिंग ऑफ लीव्स कहते हैं, पत्तों का झड़ना। और जब फ्रूट में वेस्ट मटेरियल ज्यादा जमा हो जाता है तो वो टूट जाता है और टूट करके गिर जाता है, जिसको हम लोग फेलिंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। इतना ही नहीं, और भी जिसमें वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव होता है, तो जैसे आप लोग बताएं, यहाँ पे लिखा गया है कि रेजिन के फॉर्म में और गम के फॉर्म में। रेजिन क्या होता है, वाटर के फॉर्म में, लार, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में लार होता है ना, सैलिवा होता है, उसके फॉर्म में लिक्विड स्रावित हो रहा होता है, सेक्रेट हो रहा होता है, वो भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है ना। और फिर वो भी क्या होता है, रिमूव होता है, किससे, स्टेम से भी रिमूव हो सकता है ना, लेंटिकल से भी रिमूव हो सकता है प्लांट का। ठीक है, तो लेंटिकल मतलब जो स्टेम में बल्जिंग पार्ट रहता है कहीं कहीं पर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकल।
अब समझ लेते हैं कि गम क्या होता है। गम गोंद के रूप में भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा होता है। और प्लांट में जहां पर प्लांट होता है, वहां पर जहां मिट्टी होता है, वहां पर भी उस मिट्टी में जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है तो वो भी वहां पर उसको रिलीज करता है। तो प्लांट में इतना ही। अब चलते हैं कि एनिमल में एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो अलग अलग एनिमल में जो एक्सक्रिएशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक जो एनिमल है, जैसे मान लीजिए कि एम्बीबा पैरामीशियम, तो एम्बीबा में कैसे होता है एक्सक्रिएशन, है ना। तो वेस्ट मटेरियल जो उसके अंदर बनता है गैसियस फॉर्म में होता है। तो एम्बीबा में जो मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो गैसियस चीज है ना, वो रिमूव हो जाता है, यानी कि एक्सक्रिएट हो जाता है। सॉलिड और वाटर वाला जो पार्ट है वो कैसे रिमूव होता है। तो एम्बीबा में जो वैक्यूल्स होता है, जैसे कि एम्बीबा का शेप होता है इरेगुलर, है ना, और इसमें जो वैक्यूल होता है इसमें वाटर पहले और फिर जो सॉलिड है वो इसमें जाकर जमा होता है। जमा होने के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा सा फट जाता है, रप्चर हो जाता है। उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ये था एक्सक्रिएशन किसमें, मैक्रोस्कोपिक एनिमल में। यदि बात करें जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थवॉर्म में एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रिएशन होता है ना, वो एक राउंड शेप में, रिंग के शेप में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रेडिया। क्या बोलते हैं, नेफ्रेडिया। उसके थ्रू एक्सक्रिएशन होता है। और फिर जो अर्थवॉर्म है उसका स्किन, जो मॉइस्ट स्किन है, उसके थ्रू भी एक्सक्रिएशन होता है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन में, एनिमल में, कि उसमें मतलब कि एक्सक्रिएशन का प्रोसेस कैसे होता है, एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन किसमें, ह्यूमन में बात करें तो वो है नेफ्रॉन, यानी कि किडनी। नेफ्रॉन से मिलकर बनता है किडनी। अब क्या होता है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और फिर जो अर्थवॉर्म है उसमें है मॉइस्ट स्किन और फिर नेफ्रेडिया। तो पूछ दिया कोई कि बताओ नेफ्रॉन क्या होता है ना, तो क्या बोलेंगे कि ये एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रिएटरी यूनिट होता है, जिससे मिल करके क्या बनता है, किडनी बनता है। अब पूरा का पूरा, है ना, डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के जो बॉडी है उसमें एक्सक्रिएशन कैसे होता है। ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो ये थोड़ा सा, है ना, एक बेसिक डायग्राम दिखाया गया है जो कि ये दिखाता है कि ह्यूमन में एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो जहां पर वेस्ट बनता है वो पहले ब्लड में जाकर डिसॉल्व हो जाता है। जहां पर भी सेल में वेस्ट मटेरियल बना तो पहले ब्लड में जाकर के जमा हो जाता है। अब जो गंदा खून है, यानी कि जो डर्टी ब्लड है ना, वो किडनी में किसके थ्रू जाता है, रीनल आर्टरी के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, रीनल आर्टरी के थ्रू। अब रीनल आर्टरी थ्रू दोनों किडनी में गया। अब उसके बाद फिर किडनी क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिल्ट्रेट करता है ना। फिल्ट्रेट करने के बाद एक तो जो ट्यूब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर कहते हैं, उस यूरेटर की मदद से उसको भेज देता है कहां पर, ब्लैडर में भेज देता है। और ब्लैडर क्या होता है, थैली नुमा, थैली के शेप में, बैग के शेप में स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, यूरिन को जो कि किडनी में बनता है उसको स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये यूरेट्रा क्या है ना, तो ये क्या करता है, यूरिन को कंट्रोल करता है कि कब उसको रिलीज होना है और कब उसको, है ना, इस ब्लैडर में ही स्टोर रहना है। ठीक है, तो ये सब जैसी सी बात है। अब हम ये जान लेना तो जरूरी है कि हम वो भी बहुत आसानी से कि किडनी के अंदर बहुत सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये प्रोसेस क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने, है ना। किसके बारे में, किडनी के बारे में। तो किडनी जो होता है ना, बताया आपको कि बहुत सारे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है। क्या होता है, दो चीज पाया जाता है। एक होता है गोमेस कैप्सूल और एक होता है ना, टैबुलर इन। क्या बोलता है, टैबुलर, क्या लिखा हुआ है, टैब्यूल। क्या लिखा हुआ है, टैब्यूल, है ना, TUBULE, है ना, ट्यूबल। क्या लिखा बोलते हैं, ट्यूबल।
ट्यूबल, थोड़ा सा गलती हो गया भाई, ट्यूबल याद रखना, क्या बोलते हैं, ट्यूबल। अब ये कैसे वर्क करता है ना, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे ही जो गंदा खून है ना, रेनल आर्टरी के थ्रू है ना किडनी में इंटर करता है, किडनी में इंटर करता है, तो वो पहले जो है ना सो कहां पर जाता है, वो पहले जो है ना सो रेनल आर्टरी के थ्रू ऊपर में जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, वहां पे जाता है। वहां पर जो है बहुत सारा पतला पतला ब्लड कैपिलरीज होता है, क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करता है ना, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है ना, जितना भी, जैसे कि डिजोल्व सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया है ना, एमिनो एसिड हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, ये जो कैपिलरीज है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज, बहुत पतला पतला ब्लड ट्यूब्स है ना, जिसमें ब्लड पाया जाता है, और वो बहुत पतला पतला ट्यूब से मिल करके बनता है ना ग्लोमेरुलस। क्या बनता है, ग्लोमेरुलस। अब वहां पर जो कैपिलरीज है, जो बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस है, वो इंपॉर्टेंट मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बच जाता है, जो वहां पर बच जाता है ना, वो बोमेन्स कैप्सूल जो है उसके थ्रू, उसके इंड में क्या रहता है, एक तो ट्यूबल रहता है, ट्यूबल कनेक्टेड रहता है, और ट्यूबल का एक इंड बोमेन्स कैप्सूल कनेक्टेड रहता है, और दूसरा इंड किससे कनेक्टेड रहता है, यूरिन कनेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहता है। अब यूरिन कनेक्टिंग डक्ट है क्या चीज, है ना, जो यूरिन को सब जगह से जितना भी नेट्रॉन है ना, उससे कलेक्ट करके एक जगह पर जमा करता है, उससे कनेक्टेड रहता है। अब बताया था कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो बोमेन्स कैप्सूल है वहां पर बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल अब्जॉर्ब होता है, और जो बच जाता है ना, वो ट्यूबल्स के थ्रू इधर पास होते रहता है। तो ट्यूबल में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस है, उसका एक इंड वुमेन्स कैप्सूल में है, और दूसरा इंड जो है ना तो किससे कनेक्टेड रहता है, रीनल वेन से कनेक्टेड रहता है। और ये जो रहता है ग्लोमेरुलस है ना, यानी कि ब्लड कैपिलरीज, वो ट्यूबल के चारों ओर घुमा हुआ रहता है। तो जो भी मटेरियल, जो भी छोटा छोटा पार्टिकल वो जो वुमेन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बच जाता है ना, वो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, और वो फिर यूरिन डक्ट में चला जाता है, और फिर वो जो है ना तो यूरिन, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताएं कैसे बाहर निकलता है, उसके बाद वो निकल जाता है। तो ये था है ना छोटी सी जानकारी। और फिर एक बात और याद रखना है कि जो ग्लोमेरुलस है उसका एक इंड तो समझ आ गया, इससे कनेक्टेड है, दूसरा इंड जो है रेनल वेन से कनेक्टेड होता है, जो कि अच्छा ब्लड होता है, पूरा प्यूरिफाइड ब्लड होता है, और वो फिर आगे बढ़ जाता है, यानी कि फिर जाता होगा हार्ट में। ठीक है, अब हम लोग पूरा का पूरा ये डिस्कशन कर लेते हैं, पूरा डिटेल में इसके अंदर क्या क्या चीज है ना, थोड़ी सी एक्सटेंडेड डायग्राम। तो ये एक्सटेंडेड डायग्राम यही चीज को दिखा रहा है जो आपको समझाना क्या है ना, कि पहले जो गंदा खून है ना, पहले जो गंदा खून है वो आया वुमेन्स कैप्सूल में। यहाँ पर जो कैपिलरीज है ना, उसको जो उसमें छोटा छोटा पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जो बाकी बच गया है ना वुमेन्स कैप्सूल में, जो बाकी बच गया है ना, वो आगे पास होते रहता है। क्योंकि बताएं कि जो ब्लड कैपिलरीज है ना, वो ट्यूबल के चारों ओर घुमा हुआ रहता है, तो आगे जाकर यदि वुमेन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो आगे जाकर के उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो। और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं होता है ना, उसको क्लीन ब्लड यहाँ पे चला जाता है साफ होकर के, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं है यानी जो गंदा है उसको है ना भेज देता है यूरिन कंडक्टिंग डक्ट में। उसके बाद यूरिन बन के वो बाहर निकल जाता है। अब समझना ये जरूरी है, ये तो खत्म हो गया है ना किसमें, एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम जो किडनी है कैसे काम करता है इसके बारे में। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं है ना, कि जो किडनी है वो फेलियर क्यों होता है, उसके पीछे का क्या वजह है। तो किडनी बहुत सारा वजह से फेलियर हो सकता है। हो सकता है ना कि किडनी में चोट लग गया हो सकता है किडनी में इंफेक्शन हो गया है ना, हो सकता है ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया है ना, ये सब वजह है ना। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो कि ब्लड पानी उसके बॉडी बहुत कम हो गया हो, जिसके वजह से जो किडनी है वो अच्छे से
वो नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए क्या जरूरी है, वहां पर एक्सेस वाटर, एक्सेस मात्रा में पानी होना चाहिए, अच्छे से प्यूरिफाई कर पाएगा तब, है ना। यदि भी हो सकता है तो बहुत लंबे समय से पानी की कमी हो गया हो तो बॉडी में, जिसकी वजह से जो किडनी है वो भी खराब हो सकता है। अब किडनी यदि एक बार खराब हो गया तो उसका परमानेंट इलाज यही है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, और नहीं तो फिर यदि टेम्पोररी इलाज चाहिए तो अब उसके लिए जरूरी है डायलाइजर। क्या जरूरी है? डायलाइसिस। डायलाइजर एक मशीन होता है, भी चलते हैं आगे उसके बारे में, है ना। तो जिसका भी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं करता है ना, तो फिर वो मशीन के उसके बॉडी में सेटअप किया जाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब कैसे काम करता है, कैसे कवर करता है ना, समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो यही कि डायलाइसिस और डायलाइजर क्या होता है। डायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिसमें किसी भी पर्सन का जो किडनी है वो खराब हो जाता है ना, तो उसका मशीन लगा करके, आर्टिफिशियल मशीन लगा करके, है ना, उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, जो उसमें टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायलाइसिस। मतलब कि जो उसमें गंदा, ब्लड में जो गंदा मटेरियल है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डायलाइसिस। अब डायलाइसिस जिस मशीन से किया जाता है उसको बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। अब ये कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? तो मशीन में दो ठो इन रहता है, उसमें क्या रहता है? दो ठो, समझ लीजिए कि इंजेक्शन टाइप से रहता है ना, और एक इंजेक्शन रहता है सो आदमी के आर्टरी में लगाया जाता है, जहां से ब्लड जाता है। ब्लड जाता है तो एक बार ब्लड वहां से गया और फिर जाता है मशीन में। मशीन में जाने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है, जो भी गंदा चीज मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड ब्लड है ना, वो दूसरे इन की तरफ आता है, दूसरे इंजेक्शन के जैसा, और फिर उसमें जो वेन है, बॉडी का जो वेन है, उसमें उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो एक तरफ से गंदा खून आता है, दूसरी तरफ से साफ होकर खून उसके बॉडी में भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस चलते रहता है। ये तो आर्टिफिशियल मेथड में। यदि किसी चीज को, कोई भी चीज इस वीडियो में छूट गया है तो लास्ट वाला वीडियो में 4 से 5-7 मिनट की वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। पर ये जो लाइफ प्रोसेस है उसका चैप्टर का होता है द एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, या तो फिर इसके और जो पार्ट छूट गया है उस कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।